370 पर सुनवाई को लेकर सियासी गतिविधियां तेज। सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को होने जा रही सुनवाई। 5 जजों की संविधान पीठ की चीफ जस्टिस करेंगे अगुवाई। रिजॉर्ट में गोली चलाने वालों के खिलाफ एफआईआर। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस कर रही है शिनाख्त। 8 से 10 अज्ञात हमलावरों की पुलिस कर रही तलाश। जत्थे में बारी आने तक अब उब नहीं पाएंगे श्रद्धालु। जम्मू में घुमाने की भी प्रशासन ने की बड़ी व्यवस्था। आरटीसी के साथ मिलकर रूट और किराया हुआ तय। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण खबरों से करते हैं। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किए जाने का नोटिस जारी होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किए जाने के केंद्र सरकार के 3.25 साल पुराने फैसले को चुनौती देने के लिए दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ 11 जुलाई से सुनवाई करने जा रही है और इस पीठ की अगुवाई स्वयं चीफ जस्टिस करेंगे। और साथ ही इस बाबत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें, आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 370 हटने के बाद जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, अब उस पर जो है वो 11 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है और ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर नोटिस भी जारी हुआ है, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत काफी तेज हो चुकी है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं यहां पर, वो कहीं ना कहीं इस इंतजार में है कि आखिर कब ये सुनवाई होगी, क्या फैसला इस पर सामने आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जो ये फैसला है, ये जो याचिका है, इस पर खुद सुनवाई जो है वो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ करेंगे। और इसके साथ साथ ये 5 जो लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाई गई है, उसी के तहत 5 बेंच के द्वारा ये सुनवाई जो है ये की जाएगी। फिलहाल सबका इंतजार है कि आखिर 11 जुलाई को क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी। सीधे उनके पास चलते हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ इस सुनवाई के बाद निकलकर सामने आ सकता है। विनोद जी, सबका इंतजार है कि 11 जुलाई को क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। जो याचिकाएं थी उस पर सुनवाई होने जा रही है, तो क्या कयास लगाए जा सकते हैं? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, इसमें हम किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। अलबत्ता मुझे वो दिन याद है, राज्यसभा के बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े कॉन्फिडेंट होकर के कहा था कि हमने उन सब व्यवस्थाओं का जिक्र किया है, बंदोबस्त किया है। हमें ये भी पता है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इसको सर्वोच्च न्यायालय में लेकर के जाना चाहती हैं, लेकिन हमने इस ढंग से इस कानून को पारित किया है कि कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। दूसरी ओर अगर हम कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, 4 साल लगे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद से ही तुरंत याचिकाएं आना शुरू हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में। 20 से करीब याचिकाएं हैं। इसमें एक शाह फैजल की भी, जो IAS अधिकारी हैं, उसकी भी एक याचिका है। और मुझे लगता है कि जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जिसको हम कहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, गुलाम नबी आज़ाद वाली पार्टी, इन सबको बड़ी उम्मीद है कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला दे सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जो हमने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन में सुना था। बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा विनोद जी, जो आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदें हैं कि उनके पक्ष में फैसला आएगा, क्या मापदंड है, क्या आधार है, क्या एक उम्मीदें हैं उन लोगों को कि उनके पक्ष में यह फैसला आ सकता है? क्या कोई गुंजाइश बची हुई है? देखिए, मुझे ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है, ना लग रही है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी कहते हैं कि हम उम्मीद करेंगे, इंतज़ार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का। सुप्रीम कोर्ट 370-35 को लेकर के किस तरह का फैसला सुनाती है। और दूसरी बड़ी बात है कि वो ये तर्क दे रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में इसको 370 में अमेंड किया गया और 35 को हटाया गया है। तो उनका ये कहना है
जबकि केंद्र सरकार बार बार ये ढंके की चोट पर कह रही है कि सभी कॉन्स्टिट्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके होते हैं उनको फॉलो करने के बाद ही 35A को हटाया गया, 370 के खंड 1 को छोड़कर के बाकी निरस्त किया गया। तो कहीं ना कहीं दोनों ही अपनी अपनी जगह आश्वस्त हैं और दोनों को पूरा भरोसा है कि जो उन्होंने किया है वो उचित है। लेकिन मुझे लगता नहीं है जिस तरीके से बड़े कॉन्फिडेंट होकर के गृह मंत्री अमित शाह ने उस दिन 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जो पेश किया था बिल, उसमें साफ जाहिर होता है कि वो बड़े आश्वस्त हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। विनोद जी, इसमें एक कड़ी है, शाह फैजल की आपने बात की थी, उन्होंने भी याचिका दायर की थी, लेकिन अब उनका बयान आया है कि हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, अब ये जो हो गया वो हो गया। उनका ट्वीट भी सामने आया है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल डेफिनेटली शीतल, जो अच्छे लोग हैं समझदार और जिनको लगता है कि 370-35A की आड़ में यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत गलतियाँ खामियाँ हुई हैं, 370-35A की आड़ में अलगाववाद को बढ़ावा दिया गया है, 370-35A की आड़ में पत्थरबाजी को बढ़ावा दिया गया है, 370-35A की आड़ में आतंकवादियों के परिजनों को जबरन नौकरियां दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग सोचते हैं कि हमने पास डिस्कस ना करते हुए फर्दर फ्यूचर में क्या किया जाना चाहिए उस पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर का भविष्य जो है दोबारा से निखर जाए। या दूसरी बड़ी बात यह है कि स्टेटहुड का दर्जा मिल जाए, उसको लेकर के स्ट्रगल करनी चाहिए, ना कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसको डिस्कस करके आपने समय बर्बाद करना है। बिल्कुल विनोद जी, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आप बारीकी से देखते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति को, यहाँ ज़मीनी स्तर पर आपको पता है लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। अगर 370 हटने के बाद देखा जाए तो क्या वाकई में यहाँ पर बदलाव हुए हैं? क्या वाकई में कुछ जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदली है? देखिए शीतल, आपका भी अपना एक्सपीरियंस है। अगर मैं शुरुआत करूं छोटी छोटी बातों पे तो आपको ये पता चलेगा कि पहले यहाँ पर अलगाववादी कैलेंडर जारी करते थे, महीने भर का कैलेंडर एक साथ जारी कर देते थे, भाई इस फलां तारीख को दुकान खुलेगी, बाकी सब दिन बंद रहेंगे। बिल्कुल। और वो कैलेंडर आजकल बंद है। अलगाववादियों की सुरक्षा पर करोड़ों अरबों रुपए सरकार खर्च करती थी, आजकल उनके शोरूम उनके ऑफिसेस पूरी तरह से बंद हैं। पत्थरबाजी की आड़ में आतंकवाद, एक तरफ इनकाउंटर हुआ करता था, दूसरी तरफ पत्थरबाजी हो रही थी। एक जवान को अपनी जिंदगी भी बचानी और पत्थरबाजी से भी हैंडल करना और आतंकवाद से भी, वो भी पूरी तरह से खत्म है। बिट्टा कराटे जैसी आतंकवादी की बीवी को भी नौकरी दी जाती थी। आप देखिए सलाहुद्दीन के बच्चों को, अलगाव जो अली शाह गिलानी है उनके पोतों को नौकरी दी गई, उन सब से नौकरी वापस छीनी गई है। तो इसी को कहते हैं बदलाव। बदलाव का ये नहीं है कि कहीं बर्फबारी शुरू हो जाएगी जम्मू शहर में, ऐसा बदलाव नहीं है। बदलाव सबको देखने को मिलता है और मुझे लगता है कि ये बदलाव सबको दिख रहा है और 35A के बाद ये बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण अपनी बातें जो है वो हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो आपको बताना बेहद ज़रूरी है कि 11 जुलाई को जो है वो 11 जुलाई से सुनवाई जो है शुरू होने वाली है और इस पीठ की अगुवाई खुद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ करेंगे। और साथ ही अब देखना होगा कि यहाँ की राजनीतिक पार्टियां इस कयास में हैं, इन उम्मीदों में हैं कि क्या ये फैसला उनके पक्ष में आएगा या नहीं। अब ये 11 जुलाई के बाद ही इसकी तस्वीर निकलकर सामने आएगी। इधर सांबा के बीरपुर इलाके में स्थित एक रिजॉर्ट परिसर में फायरिंग करने वाले 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इस फायरिंग में करीब 3 लोग घायल भी हुए थे, जिनकी हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस CCTV फुटेज के जरिए हमलावरों की शिनाख्त करने की कोशिश में जुटी हुई है। इन हमलावरों ने सोमवार को इस रिजॉर्ट में बने स्विमिंग पूल के पास 2 से 3 फायर किए थे और उसके बाद फरार हो गए थे। इस खबर पर अपडेट करेंगे हम, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सांबा की, जहां पर पुलिस ने जो है वो 8 से 10 अज्ञात हमलावरों की जो तलाश है वो लगातार जारी है। रिजॉर्ट में गोली चलाने वालों के खिलाफ हालांकि फिलहाल FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन CCTV फुटेज के जरिए पुलिस जो है वो शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है, पहचानने की कोशिश कर रही है। और अब देखना होगा कि कब तक पुलिस इस कार्य में जो है वो सफल हो पाएगी। फिलहाल हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ऋषि खजूरिया सांबा से। ऋषि, क्या पूरा मामला है और किस तरह से पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है?
वहीं पर दाता तालाब के पास एक स्विमिंग पूल है और यहीं पर ये जो गोली चलने की वारदात है सामने आई है। कुछ अज्ञात लोग जो कि नकाब पहनकर आए और उन्होंने यहाँ पर 2 राउंड फायर किए। बताया जा रहा है कि उनके पास हथियार भी थे, हथियारों से उन्होंने तोड़फोड़ भी की है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये शुरुआती अपडेट्स आना शुरू हुए तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर गोली चलने के कारण क्या रहे होंगे। और उसके बाद जो बड़ी ब्रह्मपुरा पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची, पूरा मामले का संज्ञान उन्होंने लिया। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो स्विमिंग पूल मैनेजमेंट है, वहां के जो ओनर है, उन्होंने एक कंप्लेंट जो है, एप्लीकेशन जो है वो बड़ी ब्रह्मपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी थी। उसके बाद जो वो पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की है। इसमें सीसीटीवी फुटेज को क्लू बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमें जानकारी मिल पा रही है सोर्सेज के मुताबिक कि 3 से 4 दिन पहले जो है कुछ लोग यहाँ स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आते हैं। उनकी कोई कहासुनी हो जाती है, बहस होती है मैनेजमेंट के साथ। उनमें हो सकता है कि वहां के ओनर होंगे और शायद कोई नॉर्म्स को फॉलो करने को लेकर कोई ये बहस हुई है। मैनेजमेंट ने कहा होगा कि हमारे रूल्स के बाहर जो चीजें होंगी वो हम यहाँ पर नहीं होने देंगे। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि अक्सर पूल में इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, खासतौर पर जब गर्मियों के सीजन में लोग नहाने के लिए जाते हैं। तो आपस में बहस हुई है। उसके बाद उस समय तो ये मामला ठंडा पड़ गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस मामले को रंजिश के रूप में तब्दील किया होगा। और ये 3 से 4 दिन का जो पहले मामला था, ये कल जो है ये इस तरह से सामने आएगा इसका किसी ने सोचा नहीं था। ताबड़तोड़ यहाँ पर फायरिंग शुरू हुई, 2 से 3 लोग इसमें इंजर्ड भी हुए हैं। और जो नकाब पहनकर लोग, अज्ञात लोग आए थे, उनको अब पुलिस ने ट्रेस करना शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द वो पुलिस की रडार पर होंगे, पुलिस की गिरफ्त में होंगे और पूरा मामला जो पुलिस की तरफ से सुलझाया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कितने लोग हैं जो कैमरास में सामने देखा जा रहा है, 8 से 10 लोगों की संख्या बताई जा रही है। क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है ऋषि? क्या बाहर के लोग हैं, बाहर का कोई गिरोह है या फिर स्थानीय लोग हो सकते हैं? क्या कोई अपडेट निकलकर सामने आया है? देखिए, बाहरी राज्यों के लोग हैं या कोई और लोग हैं, इसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन बड़े स्तर पर कर रही है। क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू बन जाता है जब इस तरह की गोलीकांड मामला सामने आता है। और अब इसमें 2 राउंड फायर हुए हैं, हथियार वो तेजदार हथियार लेकर आए थे, यहाँ पर उन्होंने तोड़फोड़ की है। और कहीं ना कहीं तमाम एंगल्स पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन ये भी देखना होगा कि 3 से 4 दिन जब पहले बहस हुई थी, किन कारणों पर यह बहस हुई है। हालांकि बताया तो ये जा रहा है कि नॉर्म्स ना फॉलो करने पर बहस हुई है, फैसिलिटीज को लेकर कुछ ये बात जो वो देखने को मिली है। लेकिन एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और दूसरी तरफ पुलिस का ये एक मेन रोल है कि जिन्होंने गोलियां चलाई है अज्ञात लोगों ने, उनको ट्रेस किया जाए। अब उनकी क्या कुछ शिनाख्त होती है, कहां के वो लोग हैं, इसको लेकर जल्द पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करेगी जो कि पब्लिक डोमेन में भी सामने आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो लोगों के अंदर एक दहशत बन जाती है, डर का माहौल जो वो देखने को मिलता है। लेकिन उम्मीद है कि पुलिस इस पूरे मामले को जल्द सुलझाएगी और इस पूरे मामले में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनको सख्त सजा देगी। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें, ये सांबा से खबर है जहां पर बीरपुर इलाके में स्थित एक रिजॉर्ट परिसर में फायरिंग करने वाले 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है और सर्च भी जारी जो है लगातार कर रही है कि आखिर कब और कौन लोग हैं जो इस भेष में आकर जो है वो फायरिंग करते हैं। वहां पर कुछ लोग इंजर्ड भी होते हैं, जख्मी भी होते हैं। हालांकि ये पूरा मामला, इस पूरे मामले में अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की जम्मू में टोकन मिलने के 6 से 7 दिन बाद जत्थे में जाने की बारी आ रही है। जम्मू में घूमने वाली जगहों का पता नहीं होने से श्रद्धालु आधार शिविरों में पड़े पड़े उभ रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने पहल करते हुए सस्ते किराए में बसों का प्रबंध किया है। इन बसों के जरिए श्रद्धालु जम्मू और इसके आसपास में इलाकों में घूम पाएंगे और इसके बाद अमरनाथ यात्रा का रुख कर पाएंगे। जिला प्रशासन ने रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर रूट और किराया भी निर्धारित कर दिया है। इन बसों में कहां की सैर कर पाएंगे श्रद्धालु और उन्हें कितना किराया अदा करना पड़ेगा, इस पर जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अमरनाथ यात्रियों में आप उत्साह और जो हुजूम देख रहे हैं वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। किस तरह से लगातार श्रद्धालु जो है वो अलग अलग राज्यों से आकर जम्मू का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। लेकिन टोकन ना मिलने की वजह से उनको देरी हो रही है और उस वजह से उन्हें उनके लिए अब आरटीसी के साथ मिलकर जो है यहाँ पर अब एक पहल की है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर काफ़ी दिनों से रह रहे हैं उनको यहाँ पर सैर करवाने का भी एक मौका मिल सके। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी शिल्पा जुड़ गई हैं। शिल्पा, अमरनाथ यात्री जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन टोकन की वजह से देरी हो रही है दर्शन करने में, तो क्या इंतजाम किए हैं प्रशासन ने?
जी, आपको बता दें कि जो यात्री सरस्वती धाम पहुंच रही है, उन्हें टोकन मिल रहे हैं। उसके बाद उनका जो समय आ रहा है, यानी कि जो जत्था उनका वहाँ पर बैठे काफी ज्यादा उठ रही है। तो प्रशासन ने पहल की गई है, पर्यटन विभाग के साथ पहल की है। आपको बता दें कि जिन्हें जम्मू के बारे में जानकारी नहीं है कि तीर्थ पर कौन कौन से घूमने की जगह कौन कौन सी है, तो उन श्रद्धालुओं को जो है सरस्वती धाम के बाहर जो है काउंटर लगाया गया, उनके लिए उनसे वहाँ से पूरी तरीके से जानकारी मिलेगी। अगर पहल की बात करें तो पहल ये की गई है कि पर्यटन विभाग के साथ ऐसी पहल ये की गई है कि बसें अरेंज की गई है और इन 2 बसों में जो है वो श्रद्धालुओं को घूमने फिरने के लिए ले जाया जाएगा और इन बसों का किराया भी निर्धारित किया गया है। और 2 बसें जो है श्रद्धालु अपने हिसाब से चुन सकेंगे, यानी कि अपने ट्रेन के अनुसार वो 2 बसों का जो किराया होगा, जो उन्हें अफोर्ड लगेगा, वो बस जो है वो चुन सकेंगे। तो क्या शिल्पा कोई जगहें चिन्हित की गई हैं, कहाँ इन यात्रियों को लिया जाएगा? जी, आपको बता दें कि अलग-अलग स्थानों के लिए अलग-अलग बसें चलेंगी, यानी कि 2 बसें चलेंगी और अलग-अलग स्थानों के लिए चलेंगी। इनकी टाइमिंग होगी वो भी अलग-अलग होगी। ठीक है। सबसे पहले आपको बताती चलूं कि भगवती नगर से वायु अपने रूट की आप बात करें तो जिसमें किराया जो है 450 होगा और पर व्यक्ति ये किराया होगा। सामान्य की बात करें तो 157 होगा और ये बस जो है दोपहर 2 बजे चलेगी। महत्वपूर्ण आपको जानकारी में ये बता दूं कि ये बस जो है वो भगवती नगर के आधार शिविर से चलेंगी। साथ ही साथ अगर कोई मंदिर बाबे वाली माता के दर्शन करना चाहता है और साथ ही साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन करना चाहता है तो उनके लिए जो है वो किराया रखा गया है। और साथ ही साथ यानी कि हर व्यक्ति के लिए होगा, साथ ही साथ सामान्य व्यक्ति के लिए होगा। और ये बस जो है वो सुबह 11 बजे चलेगी। साथ ही साथ भगवती नगर की मानसर वायु की तरफ अगर कोई जाना चाहता है तो उनका जो किराया होगा वो 450 पर व्यक्ति। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खासतौर पर जो अमरनाथ यात्री अब जम्मू में उब रहे हैं, गर्मी भी है और उस वजह से अब कहीं न कहीं प्रशासन ने टूरिज्म विभाग से मिलकर ये कदम उठाया है और यात्रियों को अब अलग अलग जगहों पर ले जाने का कार्य शुरू कर दिया है। इसमें कुछ बसें भी निर्धारित की हैं और बसों का किराया भी निर्धारित किया है। श्री अमरनाथ यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है। आज 5वें दिन जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से 6597 शिव भक्तों का 5वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुआ। ये श्रद्धालु 253 वाहनों के काफिले में आधार शिविर से कश्मीर की ओर भेजे गए। अधिकारियों के मुताबिक 4975 श्रद्धालु आज सुबह 4:30 बजे पहलगाम के लिए रवाना हुए, जबकि 1681 श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर के लिए भेजे गए हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले शिव भक्तों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने वाले लोगों ने प्रशासन द्वारा यात्रियों के लिए की गई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया और प्रशासन की जमकर सराहना की है। दूसरी बार जा रहा हूँ सर, मैं हरियाणा से हूँ, अमित कौशिक नाम है मेरा, और बड़ी ही अद्भुत यात्रा है बाबा की। बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है यहाँ प्रशासन ने और जो हम देख रहे हैं सिस्टम बहुत बढ़िया बना रखा है और सभी भक्त जो श्रद्धालु हैं इस यात्रा से बहुत ही प्रसन्न होंगे, मुझे उम्मीद है, और बहुत आनंद लेंगे सब इस यात्रा में। क्या कहेंगे? बस अपनी व्यवस्था बना के चले, जैसे प्रशासन लेके जा रहा है उसके साथ चले, बढ़िया रहेंगे, अलग से हटके ना जाएं कहीं भी। कॉन्वॉय की जो टीम है उनके साथ चलेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। रघुराज सिंह गाजियाबाद से मैं दूसरी बार जा रहा हूं और बहुत अच्छी व्यवस्था है और मैं सभी तीर्थयात्रियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपना भी ख्याल रखें और अपने आसपास के सब लोगों का ख्याल रखें और सफाई का विशेष ध्यान रखें। कूड़ा करकट गंदगी ना फैलाएं और यहाँ पे जहाँ भी व्यवस्था हो रही है बहुत सुंदर व्यवस्था है, लंगर की हो, रहने सहने की हो, नहाने धोने की हो, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। धन्यवाद। मैसेज यही है कि भाई शांति से सब आएँ, भोले बाबा में सबकी श्रद्धा है, दर्शन करें और अच्छे से दर्शन करें। सरकारी अस्पतालों में बारिश के पानी की निकासी के लिए किस हद तक इंतजाम किए गए हैं, इसकी पोल भी आए दिन खुल रही है। कठुआ जिले में हीरानगर सब डिवीजन का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आज कुछ घंटे हुई झमाझम बारिश से पानी में डूब गया। इस अस्पताल का प्रवेश द्वार भी झील में तब्दील हो गया, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को भीतर जाने के लिए कई पापड़ बेलने पड़े। स्थानीय म्युनिसिपल कमेटी की इस अनदेखी पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और सीधा उनका रुख भी करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सुबह सुबह जम्मू में बारिश जो है वो पड़ी हुई है और ये तस्वीरें आ रही हैं हीरानगर की। फिलहाल अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता रंजीव जुड़ गए हैं। रंजीव जी, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर क्या हाल बने हुए हैं, किस तरह से लोगों को जो है आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं?
बिल्कुल शीतल, ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये हीरानगर के उप जिला अस्पताल की हैं। क्योंकि आज सुबह जैसे ही 10 बजे के करीब 1 घंटे की बारिश ने यहाँ पे इस पूरी जो म्युनिसिपल कमेटी की पोल है वो खोल के रख दी है। क्योंकि वाटर लॉगिंग इतनी ज्यादा हो गई है इस इलाके में, क्योंकि निकास का कोई बंदोबस्त नहीं होने के कारण। क्योंकि पहले इस इलाके से जो सीवरेज का नाला था वो पानी का निकास करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वहां पे आगे कंस्ट्रक्शन होने के कारण वो आगे से नाला बंद होने के कारण जो बारिश का पानी है वो इसी इलाके में जमा रहता है। और खासकर इससे सबसे ज्यादा इसमें अफेक्टेड रहता है उप जिला अस्पताल में। आपने स्क्रीनों में देखा किस तरह से जो मरीज हैं वो इलाज के लिए आते हैं और उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस अस्पताल के कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से भी इस पानी के निकास के लिए कोई खास कदम नहीं उठाने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना जो है वो आए दिन करना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन की बात करें भी, वो भी आंखें मूंद कर सोया हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी तरफ से कभी कोशिश नहीं की कि इस पानी के निकास के लिए कहीं कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए जहां इसको निकालने के लिए कोई नाले का प्रबंध किया जाए। क्योंकि बड़े साल पहले कोई 40 साल पहले, आज से 40 साल पहले इस इलाके में सीवरेज का एक प्रोजेक्ट बना था जो इस इलाके का सारा पानी है उसको नाले में तक पहुंचाता था और वहां से पानी आसानी से निकल जाता था। लेकिन आप थोड़ी सी आधे घंटे की बारिश के बाद ही यहाँ पे इतना पानी जल भराव हो जाता है कि लोगों को आने जाने में। अस्पताल की बात करूं कि वहाँ का जो पुरानी इमारत है, बिल्डिंग है, वहाँ पे डिस्पेंसरी है, वहाँ पे स्टोर है हॉस्पिटल का, यहाँ पे दवाइयाँ स्टोर होती हैं, पूरे ब्लॉक को वहाँ से दवाइयाँ जाती हैं। लेकिन इस तरह की वाटर लॉगिंग के कारण वहाँ पे इतना नुकसान होता है, ये चीजें सब देखने वाली हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें आप देख रहे हैं हीरानगर की, जहां पर हालत काफी जो है वो गंभीर बनी हुई है। बारिश के बाद चलना जो है वो दूभर हो गया है। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।